अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो उस दिन हमने इसको देखा था कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। तो उस दिन जो हमने इसको अप्रोच यूज़ की थी वो हमने 2 पॉइंट्स को यूज़ किया था। तो उसमें हमारे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो ज़्यादा आ रही थी। एम स्क्वेयर में चल जाती थी वर्स्ट केस के अंदर। तो इसको हम अगर देख लेते हैं कि अगर हमने इसको अगर इम्प्रूव करना हो टाइम कम्प्लेक्सिटी को तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन समराइज कर देता हूँ अगेन कि आप लोगों को याद आ जाएगा क्वेश्चन था क्या। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास ये था गिवन के हमारे पास एक अरे है पैरेंथेसिस के नाम की। और हमारे पास जो ईच इंडेक्स है उसके ऊपर एक वैल्यू पड़ी है जो कि एक प्राइस है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, हमने उस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देनी है। अब हमने जो डिस्काउंट है वो कैसे देनी है वो उन्होंने हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया था इसके अंदर। जस्ट अ मिनट, मैं इसका साइज कम कर दूं। अच्छा, इसके अंदर इसमें उन्होंने हमें डिफाइन किया हुआ था कि हमारी जो डिस्काउंट इस तरह होगी कि हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं, लेट्स सपोज आई एंड जे है। और जो हमारा जे इंडेक्स है वो हमेशा आई से आगे होगा। लेट्स सपोज कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ अपने आइथ इंडेक्स पर और जे मेरा यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने अगर डिस्काउंट लेनी है तो मैंने अपनी अगली कीमत को देकर उसको फिर डिस्काउंट देनी है। तो उसमें इन्होंने ऐसे कहा था, एक तो आपके पास जो आपकी पोजीशन है वो आगे होनी चाहिए। एक सेकंड इसमें उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो प्राइस है ना अगली, वो पिछले से लेस या उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर तो उससे लेस और इक्वल है तो इसका मतलब है कि आप आपके पास जो है वो डिस्काउंट आपको आ रहा है। तो उसमें आपने फिर डिस्काउंट निकालना कैसे है कि मेरी जो प्रीवियस वैल्यू है, सपोज हमारे पास 8 थी, उसमें से मेरी करंट वैल्यू क्या है, 4 है। तो मेरे पास जितनी वो वैल्यू आई है मैंने उतना उसको डिस्काउंट दे देना है। तो अगर मैं 8 - 4 करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। तो मेरी जो पहली वैल्यू है 8, उस पर मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 4 मिलेगा। अच्छा, उसी तरह अगर मैं उसके बाद 4 पर चला जाऊँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। अच्छा, उसके बाद अब मैं आ गया अपने 4 के ऊपर। और 4 के बाद मैंने अपनी अगली वैल्यू को देखा कि मेरी अगली वैल्यू क्या है, वो मेरे पास 6 है। तो अगली क्या वैल्यू मेरे पास डिस्काउंट बन रहा है यहाँ पर कि नहीं। नो सर, अगली का नहीं पता। नहीं सर, अगली एग्जैक्टली क्रिएटर वैल्यू है, डिस्काउंट नहीं। हाँ, अगली का अब नहीं बनता तो हम फिर यहीं पर ही रहेंगे अपने 4 पर ही। तो मैं अपने अगले पॉइंटर को यहाँ से उठाकर अगले वैल्यू पर ले जाऊंगा जब तक कि मुझे स्मॉल वैल्यू नहीं मिलती। अब मैं आ गया हूँ 2 के ऊपर। तो अब 2 के ऊपर मैं जब इसको देखूंगा तो क्या मेरी वैल्यू लेस आई है। तो यस, यहाँ पर जो मैं है वो मेरी वैल्यू लेस आई है। तो मैं अपना इस 4 वैल्यू में से अपनी इस वैल्यू को जो कि मेरे यहाँ पर आई है इतनी डिस्काउंट दे दूंगा। तो जब मैं 4 - 2 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मेरे पास 4 और 2 आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई। उसके बाद आ गए आई के ऊपर 6 वैल्यू, दिस वन। मैं यहाँ पर आ गया और जे में को मैं यहाँ पर ही रखूंगा अपने अगले पॉइंटर को। तो मैं अब 6 और 2 को देखूंगा तो मैं 6 और 2 में से अगर देखूं तो यहाँ पर भी डिस्काउंट आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट निकालने के बाद मैं अगर 6 - 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 4 डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पर 4 रख दिया। अच्छा, उसके बाद मैं आगे आगे 2 के ऊपर। तो मैंने अब 2 के लिए चेक किया तो 2 के बाद मेरे पास 3 आ रहा है जो कि मेरा डिस्काउंट नहीं बनता। वो मेरे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ रही है। देन उसके बाद आगे मैं देखूंगा तो मेरी अरे होगी ख़त्म।
तो मैं आगे मजीद नहीं जा सकता, तो मुझे टू के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिली, तो मैंने टू को वैसे ही ऐड कर दिया। अगेन इसी तरह मैं थ्री को देखूंगा, तो थ्री के बाद भी मेरे पास आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे थ्री पर भी कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो मैंने थ्री को भी वैसे ही ऐड कर दिया, और एट द एंड मैंने अपनी जो डिस्काउंट करने के बाद जो अरे बनी मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो एक क्वेश्चन तो क्लियर है ना कि हमने किस तरह उसको देखा था, किस तरह किया था। जी सर, क्लियर है। हाँ, तो इसमें हमने बेसिकली टू पॉइंट अप्रोच को यूज़ किया था उस दिन। तो उसमें सिंपल यही था कि हम इस दोनों वैल्यूज को मैच करते थे। अगर तो वैल्यू लेस आ जाती थी तो हम डिस्काउंट दे देते थे, वैल्यू को इसको अपडेट कर देते थे। उसके बाद अगर नहीं आती थी तो हम अपने जे पॉइंटर को आगे ले जाते थे, फिर उसके साथ कंपेयर करते थे। देन अगर तो हमारे पास जे पॉइंटर की वैल्यूज को लेस आ जाती थी, डिस्काउंट बन जाती थी, तो हम फिर वैल्यू को डिस्काउंट करने के बाद अपने आई पॉइंटर को आगे लेकर जाते थे, और जे को हमेशा आई से एक स्टेप आगे रखते थे, ताकि वो मज़ीद ज़्यादा आगे ना चला जाए, कि हमें डिस्काउंट, वैलिड डिस्काउंट मिल जाए। तो हमने इस तरह किया था। तो इसमें हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो अ, अगर तो देखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर था, आई थिंक सो के, जस्ट सपोज मेरे पास जब पहली दफ़ा मैंने आई पर रखा और जे मैंने यहाँ पर रखा, तो पहली दफ़ा तो मुझे मेरा जो रिजल्ट है वो मिल गया, पहली आइटरेशन पर ही, 8 और 4। अच्छा, देन उसके बाद जब मैं आगे आया अगले स्टेप के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पर 4 था, देन यहाँ पर मेरे पास 6 था। अब इसमें तो मुझे नहीं मिला, तो मैं अपने इसको पॉइंटर को उठाकर यहाँ पर ले जाऊंगा, और ये जो मेरा पॉइंटर था वो यहीं पर ही रहेगा। अच्छा, अब मैंने इसमें कंपेयर किया तो इसमें मुझे मिल गया। ठीक है, इस टेस्ट केस में तो हमारे पास अभी तक जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर में ही जा रही है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल आ जाती है कि जिसमें मेरे पास जो टू है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर मेरा सोल्यूशन नहीं मिलता था, लेस वैल्यू नहीं मिलती थी, मेरे पास एक मिलियंस ऑफ लाइन की एक अरे है। तो लेट्स सपोज कि मेरा जो 4 है वो यहाँ पर पड़ा है, और मेरा जो 2 है वो सारी अरे को क्रॉस करने के बाद एंड पर जाकर मेरे पास कहीं पड़ा है। तो ये तो मेरा पॉइंटर यहीं पड़ा रहेगा, और जो मेरा सेकंड पॉइंटर है वो ईच टाइम एवरी इंडेक्स पर जाकर वैल्यू को चेक करेगा कि मेरे पास वैल्यू लेस आई कि नहीं आई। तो अगर हम देखें तो हमारे पास वर्स्ट केस के अंदर कि इस तरह का कोई केस आ जाए कि हमारे पास जो वैल्यू है वो सबसे आखिर पर पड़ी है, जो स्मॉल वैल्यू है इससे, तो उस केस में हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो चली जाएगी एन स्क्वेयर के अंदर। अगर हम टू पॉइंट्स को यूज कर कर इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो इस केस में हमारे पास एन स्क्वेयर में जो है हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो जा सकती है। तो अब हम इसको मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं कि हम इसे एन स्क्वेयर में ना लेकर जाएं, हम इसको लीनियर में ही क्वेश्चन को सोल्व करें, इसका सोल्यूशन निकालें। तो इसको हम देख लेते हैं कि अब कैसे करना है। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर अपनी पिछली वैल्यू को स्टोर करने के लिए, अब यहाँ पर मुझे 4 मिल गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 6 नहीं मिला आगे, तो मैंने फिर आगे भी जाना है, देन मैंने फिर अगेन आगे जाना है, देन फिर अगेन आगे जाना है। तो मैंने अपनी पिछली वैल्यू को भी देखना है कि अच्छा मेरे पास जो पिछली वैल्यू है मैं उसको भी अपने पास मेंटेन रखूँ, और अगली वैल्यूज को भी मैं देखता जाऊँ। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक स्टैक बना लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, मेरे पास आ गई 8 वैल्यू। तो मैंने अपने 8 को अपने स्टैक के अंदर रख दिया। अच्छा, उसके बाद अगली मेरे पास कौन सी वैल्यू आई, मेरे पास अगली वैल्यू आई 4। तो मैं 4 को देखूंगा कि जो मेरी स्टैक के अंदर वैल्यू पड़ी है उससे लेस है कि नहीं। अगर तो उससे लेस है तो इसका मतलब है कि मुझे मेरी एक लेस वैल्यू मिल गई है, तो मैंने इस पर डिस्काउंट दे देनी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वैल्यू लेस है, तो मैं 8 को यहाँ से निकाल दूंगा कि अच्छा मुझे ना इस 8 का मुझे डिस्काउंट मिल गया है। तो 8 को निकाल लूंगा, उसके बाद मैं 4 को इसमें ऐड कर दूंगा अपने स्टैक के अंदर, और इस वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा। 8 - 4 करूंगा तो मेरे पास 4 रह जाएगा। अच्छा,
एट का मुझे सोल्यूशन मिल गया, मैंने एट को निकाल दिया, अब मैंने फोर को रख दिया। अब मैं चला गया अगली वैल्यू पर, मेरे पास अगली वैल्यू क्या है, सिक्स। तो मैं सिक्स को देखूंगा कि अच्छा अब मेरे जो स्टैक के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उससे मेरे पास लेस वैल्यू है या ग्रेटर वैल्यू है। तो सिक्स जो है वो मेरा यहाँ पर ग्रेटर है, तो मुझे यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिली, तो मैं सिक्स को भी इस स्टैक के अंदर अपने पास रख लूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी अगली वैल्यू के ऊपर जाऊंगा, उसको रखने के बाद अच्छा अब मैं चला गया, सिक्स भी हो गया, देन मैं चला गया टू के ऊपर। तो अब मैं टू को देखूंगा कि अच्छा अब मेरा जो टू है वो मेरे सिक्स से लेस है। तो यस, जो टू है वो सिक्स से लेस है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे सिक्स के ऊपर डिस्काउंट मिला है। तो मैं सिक्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा कि मुझे ये इसका डिस्काउंट मिल गया, इसको यहाँ से अब निकाल दो। और मैं इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर दूंगा, सिक्स माइनस टू करूंगा तो मेरे पास फोर आ जाएगी। अच्छा, ये आ गई। उसके बाद मैं फिर चेक करूंगा कि अच्छा इसको सिक्स को निकालने के बाद मेरे पास जो पीछे और कोई वैल्यू है वो भी मेरे पास की लेस या ग्रेटर देन वैल्यू है कि नहीं है। अब इसमें सिक्स को निकालने के बाद मेरे पास पीछे फोर भी पड़ा है, तो मैं अपने टू को इस फोर के साथ भी देखूंगा कि क्या ये मेरा टू इस फोर से भी लेस है कि नहीं है। अगर तो इस फोर से लेस है तो इसका मतलब यह है कि मुझे जो फोर है उसका डिस्काउंट भी मेरे पास टू ही है, क्योंकि मेरे पास फोर के बाद सिक्स है, मेरे पास कोई लेस वैल्यू नहीं आई। सिक्स के बाद मेरे पास टू आया, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच तो मेरे पास कोई लेस वैल्यू नहीं आई, इसके बाद ही मेरे पास कोई लेस वैल्यू आई है। तो ये जो अब मेरे पास जो लेस वैल्यू आई है ये दोनों का ही डिस्काउंट बनेगा। तो मैंने उसको अपने सिक्स से भी कंपेयर किया, सिक्स पर डिस्काउंट दिया, सिक्स को निकाल दिया। देन मैंने अपनी पिछली वैल्यू पर गया जो कि यहाँ पर थी फोर। तो मैं स्टैक में उसको फोर को भी देखूंगा कि अच्छा अब मेरे पास स्टैक में कौन सी वैल्यू पड़ी है, अब फोर पड़ा है। तो क्या फोर से भी ये जो मेरी वैल्यू ये लेस है, तो यस इट इज, ये फोर से भी लेस है, तो इसका मतलब है कि फोर का भी डिस्काउंट यही है। तो मैं अपने फोर को भी यहाँ से निकाल लूंगा फिर, और इसको मैं डिस्काउंट दूंगा तो फोर माइनस टू करूँ तो मेरे पास टू आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं अपने टू को फिर इसमें स्टैक में ऐड कर दूंगा। इन दोनों का मुझे डिस्काउंट मिल गया, सिक्स का भी मिल गया, फोर का भी मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास अगला नंबर आ गया, वो आ गया थ्री। तो मैं अब थ्री को देखूंगा कि मेरे पास जो मेरे स्टैक में वैल्यू पड़ी है टू, क्या थ्री उससे लेस है या ग्रेटर है। तो थ्री हमारे पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये इसका डिस्काउंट नहीं बनता, तो मैं थ्री को भी ऐड कर दूंगा स्टैक के अंदर। उसके बाद मेरे पास आगे जो मैं देखूंगा तो मेरे पास मेरी अरे जो है वो ख़त्म हो गई है, और मेरा जो सोल्यूशन है वो आ गया है कि अच्छा मैंने सबसे पहले अपने फोर को अपडेट कर लिया यहाँ पर, देन मैंने अपने टू को अपडेट कर लिया यहाँ पर, देन अगेन फिर मैंने अपने फोर को अपडेट कर लिया सिक्स को निकालने के बाद। ये तीनों वैल्यूज अपडेट होगी, और आखिरी जो दो वैल्यूज हैं टू एंड थ्री उनको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, उनको मैंने अपडेट नहीं किया। यानी कि मुझे उन दोनों वैल्यूज के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो इस तरह हम स्टैक को यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, वैल्यूज को स्टोर करेंगे और अगली वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो वैल्यू लेस आ गई तो हम उसको स्टैक में से निकाल देंगे और हमारा वो डिस्काउंट आ जाएगा। अगर नहीं आई तो हम उसमें स्टैक के अंदर उसको ऐड करते रहेंगे, तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक हमारे पास अगली की वैल्यू स्मॉलर ना आ जाए। तो दिस इज द अप्रोच कि हम कैसे स्टैक को यूज़ करेंगे अपने डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो इसमें अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो काइंडली पूछ ले कि हम किस तरह कर रहे हैं, अप्रोच क्या यूज़ किया हमने। एनीवन, अगर किसी को समझ सर नहीं आई तो काइंडली ये एक पूछ ले। दफ़ा रिपीट कर दीजिए, मुझे ज़रा मिस हो गया था। हम ये स्टैक में तो बार बार बारी बारी डाल रहे हैं एलिमेंट्स, लेकिन सर ये हम्म। माइनस कब कर रहे हैं, जब छोटा होगा। माइनस यानी का। कि यानी कि फोर और सिक्स, सिक्स कैपिटल है, फोर स्मॉलर देन एलिमेंट। तो हम इसको क्या हम्म। करेंगे, टू हम दोबारा न्यू एलिमेंट डालेंगे स्टैक में, फिर माइनस करेंगे इन दोनों को। अच्छा उसकी प्रोसेस थोड़ी मिस। हाँ, इसमें हम ऐसे करेंगे कि मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अच्छा,
सबसे पहले तो मेरे पास 8 आ गया, तो मैंने 8 को वैसे ही रख दिया, सबसे पहले वो आ गया। अगर तो मेरे पास अगली जो वैल्यू वो स्मॉल आई है, तो इसका मतलब है मेरे पास डिस्काउंट आ रहा है। तो मैं पिछली को रिमूव कर दूंगा और इसको मैं ऐड कर दूंगा कि अच्छा 8 पर मुझे डिस्काउंट मिल गया, 8 को निकाल दो। तो मैं उसको, अगली वैल्यू को मैंने इस अपने पास रख लिया स्टैक के अंदर। उसके बाद मेरे पास 4 आ गया, 4 के बाद अब मेरे पास आया 6। तो मैं जब 6 को देखूंगा अपने इस वैल्यू के साथ स्टैक में जो पड़ी है, तो 6 तो लेस नहीं है, 6 ग्रेटर है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो है वो डिस्काउंट नहीं आया, तो मैं 6 को भी ऐड कर दूंगा अपने स्टैक के अंदर। उसके बाद मैं अगली वैल्यू पर जाऊंगा, तब तक जाऊंगा कि जब तक मुझे अपनी स्मॉलर वैल्यू नहीं मिलती अपने इन स्टैक की वैल्यू में से। तो अगर तो वो मुझे स्मॉलर मिलती है, तो इसका मतलब है कि अच्छा मुझे इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे इसका डिस्काउंट मिल गया है। अगर तो मुझे स्मॉलर नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये है कि बाकी मेरे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी प्राइसेस हैं, उसके ऊपर मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब इस केस में हमें 6 के बाद 2 मिल गया है, तो 2 मेरे पास लेस वैल्यू है 6 से भी, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया 6 का। तो मैं फिर 6 को निकाल लूंगा। उसके बाद मैं बाकी जो वैल्यू उसके साथ भी देखूंगा कि अच्छा अब 6 को निकालने के बाद मेरे पास कौन सी वैल्यू है। मेरे पास 4 है पड़ा है अभी भी स्टैक के अंदर। तो मैं फिर 4 का भी देखूंगा कि अच्छा 4 का भी डिस्काउंट ये बनता है कि नहीं। तो ये जो 2 है ये 4 से भी कम है, तो ये 4 का भी डिस्काउंट बनेगा, तो हम 4 को भी निकाल देंगे। अच्छा हमारे पास 8 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, इन तीनों का हमारे पास डिस्काउंट आ गया। उसके बाद फिर मैं अपने 2 को ऐड कर दूंगा अपने स्टैक के अंदर। ये अच्छा, ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास आ गया 3 आ गया, तो 3 जो है वो ग्रेटर है, लेस नहीं है, तो डिस्काउंट नहीं बनता, तो मैं 3 को अपने स्टैक के अंदर ऐड कर दूंगा। इसी तरह अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आती जाएंगी, जिसमें मेरे पास जो मेरी वैल्यू है वो मेरे पास ग्रेटर आती जाएगी, लेस नहीं आती जाएगी, तो मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो डिस्काउंट नहीं आ रहा। तो मैं उसको अपने स्टैक के अंदर ऐड करता रहूंगा। बेशक मेरे पास यहाँ पर 10 वैल्यूज आ जाएं, बेशक मेरे पास यहाँ पर 50 वैल्यूज आ जाएं। 50 वैल्यूज के बाद अगर मेरे पास यहाँ पर कोई स्मॉलर वैल्यू आ जाती है उन 50 वैल्यूज में से, तो मैं उन सारी वैल्यूज को वन बाय वन इस एक वैल्यू में से ही डिस्काउंट दूंगा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि इन जितनी भी वैल्यूज मेरे पास आई हैं 50, उन सब का डिस्काउंट यही बनता है, क्योंकि उनको सबसे लेस वैल्यू मिली यही है। तो हम इसको वन बाय वन फिर उन तमाम वैल्यूज में से माइनस करते जाएंगे। तो इस तरह हम अपने स्टैक को यूज़ करेंगे वैल्यूज को चेक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, किसी को अगर समझ ना आई हो तो काइंडली। सबको समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। अच्छा, तो इसका हम कोड देख लेते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टैक ले लूँगा कि जिसके अंदर मैंने अपनी वैल्यूज़ को रखना है। अच्छा, उसके बाद मैं अपना पॉइंटर लूँगा। अच्छा, उसके बाद अगर तो मैं देखूंगा कि अगर तो मेरा जो आई है वो मेरे स्टैक के अंदर नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूं कि अपने स्टैक के अंदर उसको अपेंड कर दूं अपने ith वैल्यू को। अच्छा, लेकिन अगर तो मेरे पास स्टैक है, यानी जब तक कि मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है स्टैक के अंदर वो है, और जो वो वैल्यू है प्राइजेस ऑफ आई, जो मेरी करंट वैल्यू है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वो वैल्यू मेरे लेस है मेरी स्टैक की जो वैल्यू है उससे। अगर तो उससे लेस है, तो मैं अपनी उस टैग की जो मेरी वैल्यू है उसको माइनस करना है इसमें से, अपनी जो करंट वैल्यू है उसमें से।
और उसके बाद मैंने उसको स्टैक में से पॉप भी कर देना है। एंड एट द एंड मैं इसको रिटर्न कर दूंगा अपनी प्राइजेस को। आई थिंक सो ये स्टैक फॉर लूप के अंदर आएगा यहाँ पर। तो अच्छा, सबसे पहले हमने एक स्टैक ले लिया, उसके बाद हमने एक पॉइंटर ले लिया। तो वो चेक करेगा कि अगर तो स्टैक के अंदर वैल्यू पड़ी है तो, और उस वैल्यू को भी कंपेयर करेगा। अगर तो वैल्यू लेस है हमारी करंट वैल्यू, तो स्टैक की वैल्यू में से हमारी करंट वैल्यू को माइनस कर दें, और उसके बाद स्टैक में से उस वैल्यू को निकाल दें। अगर नहीं है तो फिर उसको हमारे स्टैक के अंदर अपेंड कर दें, और रिजल्ट को एंड पर रिटर्न कर दें। तो रिटर्न करके देख लेते हैं इसे। प्राइजिस, PRICES, जब पी स्मॉल आएगा। अच्छा, इसमें एक टेस्ट केस का आउटपुट ने दी है 9 1 1 एंड 6, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेड थी वो 9 0 थी। सर लाइन 5 में ठीक है। इक्वल टू भी आएगा, लेस देन। हाँ, लेस देन, और यस हमने इक्वल पे चेक करना था। अगर इक्वल आएगा तभी होगा। और ऐसा सबमिट भी कर लेते हैं। अच्छा, किसी को अगर ना समझ आइए तो काइंडली पूछ ले। सर कोड क्लियर है ये। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दें, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर होगी या एन होगी? अच्छा, इसकी एन होगी। तो मैं अब बता देता हूँ कैसे होगी। तो अच्छा, सबसे पहले हमने स्टैक लिया एक, तो उसमें हमने एक पॉइंटर लिया। मैं कोड को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो देखेगा कि स्टैक के अंदर की वैल्यू पड़ी है, देन ही वो कंपेयर करेगा। अगर अदरवाइज वो कंपेयर नहीं करेगा ना एम्प्टी स्टैक के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई स्टैक पड़े नहीं है, तो स्टैक के अंदर ये डिपेंड कर देगा आई को। अब हम इंडेक्स ले रहे हैं ताकि हम इंडेक्सेस को यूज़ कर कर एग्जैक्ट पोजीशन पर जाकर उसको वैल्यू को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये 0 को लेगा। अच्छा, उसके बाद अब आई दोबारा चला तो हमारे पास अब स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर हमारे पास वैल्यू है। तो देखेगा कि अच्छा, अब हमारी जो करंट वैल्यू है प्रेसिस ऑफ आई, यानी 1 इंडेक्स पर हमारे पास 4 पड़ा है, वो वैल्यू मेरे पास जो प्रेसिस ऑफ स्टैक की जो वैल्यू है उससे कम है कि स्मॉल है। अब स्टैक में मेरे पास क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। तो प्रेसिस ऑफ 0 के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू पड़ी है, मेरी 8 वैल्यू पड़ी है। तो ये 8 को कंपेयर कर रहा है 4 के साथ, कि 4 मेरा लेस है मेरे 8 से कि नहीं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मेरे पास 8 है। तो यस, इससे लेस है। तो ये मेरे 8 में से मेरी करंट जो वैल्यू है 4, उसको रिमूव करता है, सबट्रैक्ट करता है। तो 8 - 4 करेगा जब ये, तो मेरे पास जो वैल्यू है 4 आ जाएगी। और उसको करने के बाद ये मेरे स्टैक में से उस वैल्यू को भी निकाल देगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है 0 वाली, ये डिस्काउंट मिल गया तो इसको अब निकाल दो। तो इस तरह ये ऐसे 4 को देखेगा, देन 6 को, 2 को, 3 को, सबको देखता जाएगा, और स्टैक के अंदर वैल्यूज को ऐड करता जाएगा और फिर उनको कंपेयर करता जाएगा। तो एट द एंड वो हमारी जो अरे है उसको अपडेट करके रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि वो कैसे है। टाइम कम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर एक लूप चल रहा है, फॉर लूप है, जो कि पूरी हमारी अरे के ऊपर चलेगा। तो ये तो हमारे पास जो है वो लीनियर में ही है, कि वो 1 बाय 1 हर वैल्यू को जाकर देख रहा है, उसको पिक कर रहा है और उसके ऊपर आइटरेट कर रहा है। तो ये तो होगी लीनियर में। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर वाइल है, इसका अगर कोई बताना चाहेगा इसकी क्या होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी। सर इसकी शायद ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है दूसरे के साथ। अच्छा, हाँ पूरा बिल्कुल ऐसा ही इटरेट है। कर। ये जो हमारे पास यहाँ पर है ना, ये सिर्फ एक कंडीशन के तौर पर वर्क कर रहा है, कि अगर तो स्टैक है, कंडीशन चेक कर रहा है, उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर वैल्यू कम है। तो जब जब हमारे पास ये दोनों कंडीशंस
फुलफिल होगी तभी ये वाइल लूप चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा ही नहीं। जैसे कि पहली कंडीशन में अगर देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास अरे एम्प्टी है, स्टैक हमारा एम्प्टी है। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स होगी, तो ये चलेगा ही नहीं सबसे पहली दफा तो। ये तब तब चलेगा जब तब हमारे पास कंडीशन जो है वो फुलफिल होती होगी दोनों ही। तो यहाँ पर ये जो है सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है हमारे पास लीनियर में ही रहेगी, हमारे पास क्वाड्रेटिक में नहीं जाएगी, एम स्क्वायर में नहीं जाएगी। तो इसकी जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा क्या? कांस्टेंट ही होगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट कैसे होगी? हम यहाँ पर स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो हमने एक अरे नई अरे बनाई है अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो हम मज़ीद मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो ये कांस्टेंट में नहीं रहेगी, ये हमारी जो मेमोरी है ये भी लीनियर में चली जाएगी। सर ये स्पेस किस तरह निकालते हैं, जरा बताएगा। स्पेस इस तरह निकालते हैं कि अगर तो हमने एक नई मेमोरी को यूज़ किया अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, या जैसे कि यहाँ पर हमने एक नई अरे को यूज़ किया, हमने सेट को यूज़ किया वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए अपने सॉल्यूशंस के अंदर। तो हम मज़ीद मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन थी वो तो हमारे पास थी एक अरे, लेकिन हमने यहाँ पर एक मज़ीद नई अरे बनाई है अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो हमने मज़ीद जो मेमोरी है उसको ऑक्यूपाई किया है। जाहिर बात है कि जब हम स्टैक को यूज़ करेंगे तो स्टैक के अंदर कोई वैल्यू रखेंगे, तो वो जो वैल्यू रखेंगे वो की मेमोरी लेगी। तो इस तरह से जो हमारी मेमोरी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो लीनियर में चली जाएगी। लीनियर या सिर्फ रन टाइम नहीं होगी, एट द एंड तो हमारे पास वो सेम ही रिटर्न करवा रहा है हमारे पास लिस्ट। नहीं, हमारे पास स्टैक में वैल्यू तो पड़ी है ना। हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर स्टैक लिया, ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि हमारे पास हमने अपनी बाकी तो सारी वैल्यूज निकाल ली थी। हमने अपना 8 भी निकाल लिया था, हमने अपना 4 भी निकाल लिया था, 6 भी निकाल लिया था। 2 एंड 3 जो है वो मेरे पास स्टैक में अभी भी पड़ा था, क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन नहीं मिला था या डिस्काउंट नहीं मिला था। तो मेरे पास जो 2 और 3 है ये मेरे स्टैक के अंदर अभी भी पड़ा है। तो ये मेमोरी ले रहा है अभी, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि एट द एंड जब मेरे पास ये सारा चला जाए तो मैं स्टैक में से 2 और 3 को भी रिमूव कर दूं, क्योंकि मैंने स्टैक तो रिटर्न करना नहीं, मैंने अपना जो प्राइसेस है उसकी अरे को रिटर्न करना है। तो अगर एट द एंड मैं इसको भी रिमूव कर दूं, 2 एंड 3 को, तो देन मेरे पास जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी होगा लास्ट पर, मेरे सोल्यूशन के एंड पर। तो तब भी हमारी जो टेक्निकली अगर देखें तो हमारी तब भी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है तब कॉन्स्टेंट हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जो स्टैक है वो खाली पड़ा हुआ है। जब खाली पड़ा है तो इसका मतलब है उसने अभी तक कोई स्पेस नहीं ली। तो तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, टेक्निकली ये हमारे पास जो हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है। लेकिन इसमें क्योंकि हमने 2 और 3 को निकाले नहीं, वो ऐसे पड़ा है हमारे स्टैक के अंदर, हमारे एंड पर भी, तो अभी भी वो कांस्टेंट नहीं है, लीनियर में जा रहा है स्पेस में। सर आई थिंक लीनियर ही रहेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस तो आपने स्टैक यूज़ किया है ना। हाँ, इस सोल्यूशन में तो लीनियर ही रहेगी। हमारे पास 2 और 3 वैसे ही पड़ा है जी। स्टैक में। अगर मेरा इसमें ख्याल आई निकाल दें। थिंक जी जी। जी जी सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। जी मैं बस ये ऐड करना चाह रहा था। अब जैसे स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम्म। वर्स्ट केस सिनारियो में लीनियर रहेगी, बेस्ट केस सिनारियो में इसमें वन हो सकती है, अगर आपके पास जो प्राइसेस दिए हुए हैं वो सारे आपके जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्योंकि आप हर स्टैक में एक वैल्यू डालेंगे, उसकी अगली वैल्यू आपको स्मॉल मिलेगी, और आप स्टैक से पॉप करेंगे हम्म। और अगली वैल्यू को डाल देंगे। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो में अगर आपकी सारी प्राइसेस इंक्रीजिंग होंगी तो आपकी पूरी स्टैक फुल हो जाएगी और आप हम्म। प्राइसेस के एंड में पहुंच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो वो प्राइजेस निकल ही नहीं, जैसे यहाँ पर हमारे इस केस में 2 और 3 वैसे ही पड़ा है, हमें कोई स्मॉल वैल्यू मिली नहीं है, तो मेरे पास 2 और 3 वैसे ही पड़ा है, तो ये मेरे पास मेमोरी जो है वो
लीनियर में चली गई है। इसी तरह जी यहाँ पर सिर्फ दो दो वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पर मिलियंस में वैल्यू आ सकती हैं। जी। तो वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा ही। और बड़े किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, हमारे पास लास्ट